दिल्ली में आईटीओ के पास जाइए, एक बहुत बड़े मौलवी मौलाना है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मुस्लिम्स में बहुत मुस्लिम उनको फॉलो करते हैं। लगभग 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने दिल्ली के आईटीओ में कब्जा कर रखी है। हमारा ये कहना है कि भारत बाइबल से चलेगा, कुरान से चलेगा या संविधान से चलेगा। 9.5 लाख एकड़ पिछले 75 साल की है। जब भारत का संविधान साफ साफ कहता है मजहब के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, तो फिर वक्फ पैक्ट होना क्यों चाहिए, वक्फ बोर्ड होना क्यों चाहिए? सेकुलरिज्म के बाद तो मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरीके से संविधान का उल्लंघन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज वो दिन है जिसका इंतजार बहुत वक्त से हो रहा था, क्योंकि एक लंबे वक्त से इस पर बहस चल रही है। मैं बात कर रही हूं वक्फ अमेंडमेंट बिल की, जिसको पेश कर दिया गया है और इस पर अब बहस चल रही है सदन में। सवाल ये उठता है कि सदन में बहस हो रही है, मौलाना गैंग एक्टिव हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी कुछ तस्वीरें हैं जिसमें बुर्के वाली महिलाएं सड़कों पर उतरकर वी सपोर्ट यू मोदी जी जैसे स्लोगन्स लेकर नारेबाजी कर रही हैं। खैर, इस पर मैं बाद में आऊंगी। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। और आज हम वक्फ बिल पर ही बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि सदन में बहस चल रही है। क्या लग रहा है? किरण रिजिजू ने कहा था कि पारित भी आज ही हम करा लेंगे, लगता है हो जाएगा? हो जाएगा, ये बिल पास भी हो जाएगा, लोकसभा से भी पास हो जाएगा, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा और ये कानून भी बन जाएगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। क्योंकि विरोध भले थोड़ा बहुत जो हो रहा है, और जब वो लोग वॉकआउट कर जाएंगे तो पास कराना और आसान हो जाएगा। तो ये कानून तो बनना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं, 100% ये हो जाएगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ज़बरदस्ती विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मुस्लिम्स का कोई नुकसान नहीं है और हिंदुओं को कोई फ़ायदा नहीं है। ये कानून लगभग वैसे ही हो गया जैसे 3 तलाक वाला कानून था। 3 तलाक के कानून से फ़ायदा किसको था? मुस्लिम महिलाओं को। और विरोध किसने किया? मुस्लिमों ने। 3 तलाक कानून का समर्थन किसने किया? हिंदुओं ने। और हिंदुओं को कोई फायदा था क्या? नहीं। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। आर्टिकल 370 का विरोध, हटाने का विरोध किसने किया? कश्मीर के लोगों ने। और हटाने के बाद फायदा किसको हो रहा है? उन्हीं को हो रहा है। और कश्मीर में 98% कौन है? मुस्लिम है। तो 370 हटा तो कश्मीर आबाद हुआ, कश्मीर में विकास हुआ। कश्मीर में विकास हुआ तो वहाँ के जो कश्मीर में रहने वाले हैं उनको फायदा हुआ, टूरिज्म बढ़ा तो उन्हें फायदा हुआ। तो टूरिज्म बढ़ा तो फायदा हुआ। और 98% कश्मीर में मुस्लिम है। तो अगर आप देखिए तो 370 हटने का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो मुस्लिम्स को हुआ। 3 तलाक हटने का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो मुस्लिम्स को हुआ। हिंदुओं में 3 तलाक होता ही नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, उत्तराखंड में आ गया या बाकी जगह आएगा, तो भी सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? मुस्लिम्स को। क्योंकि हिंदुओं में कुरीतियां कुप्रथाएं खत्म हो चुकी हैं लगभग। जो कुरीतियां 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया सब चल रहा है, वो मुस्लिम में चल रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो भी फायदा किसको होगा? मुस्लिम्स को। लेकिन फायदा तब होगा ना सर जब वो लोग इसे कुरीति मानते होंगे। हाँ, ये अलग बात है। अब आप देखिए वक्फ बिल जो आ रहा है, जो इसमें अमेंडमेंट हो रहा है, उसमें जो मैं 10 पॉइंट्स पढ़ रही थी उसमें सीधे सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि भाई वो जो समिति बनाई जाएगी उसमें 2 गैर मुस्लिम होंगे। मुझे ये समझना है कि पक्षपात ही करने में क्यों फायदा है? अगर निष्पक्षता से कोई चीजें हो रही हैं तो उस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? उसमें कहा गया कि भाई अगर आपको किसी चीज पर आप कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आपको कागज दिखाने होंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, वो तो खैर मैं विस्तार से आऊंगी आपके पास। तो ये विरोध क्यों हो रहा है इसका? ये जो कुछ 1% लोग भी विरोध कर रहे हैं, ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर रखा है। दिल्ली में आईटीओ के पास जाइए, एक बहुत बड़े मौलवी मौलाना है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मुस्लिम्स में बहुत मुस्लिम उनको फॉलो करते हैं। लगभग 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने दिल्ली के आईटीओ में कब्जा कर रखी है। एकदम 2 साइड ओपन, 2 तरफ सड़क है, बीच में प्रॉपर्टी कब्जा कर रखी है। हैदराबाद जाके देखिए, एक बहुत बड़े नेता है, उनको मुस्लिम बहुत फॉलो करते हैं, लगभग उन्होंने 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जा कर रखा है। तो हुआ ये है कि जो भी मुस्लिम वक्फ की प्रॉपर्टी है, और ख़ासतौर पे जहाँ पे वो रोड पे है, ऑन रोड है, वो सब कब्जा हो चुकी है। कब्जा किसने किया है? मौलवियों ने किया है, नेताओं ने किया है, मौलानाओं ने किया है। अब जो कब्जा किए हुए हैं उनको इस बात की आशंका है कि अगर ये रिफॉर्म हो गया और कल को उनको इस पर नोटिस आ गया तो फिर क्या करेंगे? उनको खाली करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने तो सौदा भी कर लिया, बहुत सारे लोगों ने तो बेच बाच के उस पर होटल भी बनवा लिया है। बहुत सारे लोगों की खुद की होटल बन गई है, नाम उसमें साले का है या बहनोई का है, किसी और का है, लेकिन होटल बन चुकी है।
हैदराबाद में भी होटल बन चुकी है, देश के अलग अलग कोनों में भी होटलें बन गई हैं, फार्म हाउस बन गए हैं। बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी पे नेताओं ने अपने अपने स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज बना लिए, मेडिकल कॉलेज बना लिए, प्रॉपर्टी वक्फ की है, और खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल के वो 5-6 लाख रुपए साल का वो फीस वसूल रहे। तो उसमें मुसलमान बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या फ्री ना में? ना ना ना, कुछ नहीं, वो तो जो पैसा दे रहा है उसको पढ़ा रहे हैं, जो पैसा 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए साल की फीस दे रहा है उसको पढ़ा तो रहे हैं। ये आम मुसलमान इन सो कॉल्ड और ये जो 4, 5, 6, 7 मौलाना हैं या नेता हैं बड़े बड़े, इनकी सुनकर क्यों विरोध कर रहे हैं? बस वो चूंकि उनको कहते नहीं, जब आप लगातार जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं और विश्वास करने वाला विश्वासघात कर रहा है तो वो भुगत रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात नम्रता जी, जो मैंने PIL फाइल किया, इस पर मैंने PIL फाइल किया था, ये वो वक्फ मामला वहीं से चला। उसके पहले वक्फ के बारे में चर्चा होती नहीं थी देश में। जब पिटीशन फाइल हुई, नोटिस हुआ, और उसके बाद फिर कई PIL फाइल होती गई। मुझे तो याद था कि 120 PIL हुई है। अभी देख रहा हूँ मैं कि किरण रिजिजू बता रहे हैं कि 165 PIL पूरे देश भर में हो चुकी हैं अब तक। हमारा ये कहना है कि भारत बाइबल से चलेगा, कुरान से चलेगा या संविधान से चलेगा। अगर भारत संविधान से चलेगा, और जो लोग कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं भारत के संविधान के किस पन्ने पे वक्फ शब्द लिखा हुआ है, किस पन्ने पे वक्फ बोर्ड लिखा है, किस पन्ने पे वक्फ ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है, किस पन्ने पे मजहब के आधार पे नियम कानून की व्यवस्था की गई है। 23 अगस्त 1948 को जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, जब संविधान बन रहा था, तो उस समय कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि हम मुस्लिम्स, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, हम भारत में रहना चाहते, तो हमको ये थोड़ी सुविधाएं चाहिए। उस समय सरदार पटेल ने साफ साफ कह दिया था, मजहब के आधार पे विभाजन हो चुका है, अब मजहब के आधार पे न यहाँ मंत्रालय होगा, न आयोग होगा, न बोर्ड होगा, न ट्रिब्यूनल होगा। अब मजहब के आधार पे न यहाँ वजीफा मिलेगा, न लोन, कुछ नहीं मिलेगा मजहब के आधार पे। बोले हम जो यहाँ संविधान लागू कर रहे हैं, सबके लिए एक देश एक विधान होगा, सबके लिए एक नियम कानून होगा, अलग से कुछ भी नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा आंकड़ा आपको मैं बताता हूँ, 500 साल मुगल रहे यहाँ पे और 200 साल अंग्रेज। इस 700 साल में कुल वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़। जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद जो पहला आंकड़ा आया है कि भारत में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है, जबकि विभाजन हो चुका था, बहुत सारे मुस्लिम से यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो चुके थे, उनकी प्रॉपर्टी को भी वक्फ मान लिया गया था, जिसको शत्रु संपत्ति भी कहते हैं, वो 50,000 एकड़ थी। और आज की डेट में 10 लाख एकड़ है। यानी जो 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ी है, वो संविधान लागू होने के बाद, देश आजाद होने के बाद, और ये वक्फ कानून बनने के बाद हुआ है। ये जो वक्फ एक्ट है, ये 1995 का है मेरे हाथ में, जिसको नरसिम्हा राव ने बनाया। इसको पहली बार जब बनाया तो 1954 में नेहरू जी ने बनाया। इंदिरा गांधी ने उसको और मजबूत किया, राजीव गांधी ने उसको और मजबूत किया। नरसिम्हा राव ने 1995 में पुराने वाले वक्फ एक्ट को खत्म करके नया वक्फ एक्ट बना दिया, और फिर मनमोहन सिंह जी ने इसको फिर बदलाव करके इसको और पावर दे दिया। तो जो 10 लाख एकड़ जमीन आज की डेट में वक्फ बोर्ड की है, इस समय वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, इसको समझना पड़ेगा आपको कि 10 लाख में से 9.5 लाख एकड़ पिछले 75 साल की है, और 1950 के पहले 700 साल, 500 साल का मुगल काल, 200 साल का ब्रिटिश काल, उसमें केवल 50,000 एकड़ जमीन थी। इसका मतलब सारा का सारा जो खेल हुआ, ये वक्फ एक्ट बनने के बाद हुआ। इसलिए, और दूसरा मैं कहता हूं, जब भारत का संविधान साफ साफ कहता है मजहब के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, तो फिर वक्फ एक्ट होना क्यों चाहिए, वक्फ बोर्ड होना क्यों चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल होना क्यों चाहिए? भारत में सबसे ज्यादा जो दान करते हैं वो करते हैं अग्रवाल समाज के लोग, जैन समाज के लोग, माहेश्वरी और मारवाड़ी, जो बनिया वैसे कम्युनिटी है। जैन धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला, माहेश्वरी धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला आपको हर जगह मिलेगी, ठीक है। आज भी उनको, अगर उनके धर्मशाला पे कोई भी मुस्लिम कहेगा ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आज भी उनको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, इस वर्तमान कानून में भी जाना पड़ेगा, और जो नया कानून आ रहा है उसमें भी जाना पड़ेगा। इसलिए हिंदुओं से इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को आज भी अपनी इस कानून के आने के बाद भी अपनी जमीन छुड़ाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म नहीं हुआ है, वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हुआ। कहने का मतलब, हिंदू जैन आपस में लड़ेंगे तो मुकदमा कोर्ट में चलेगा, हिंदू बौद्ध आपस में लड़ेंगे तो मुकदमा कोर्ट में चलेगा, हिंदू सिख आपस में लड़ेंगे मुकदमा कोर्ट में चलेगा, हिंदू क्रिश्चियन आपस में लड़ेंगे तो भी मुकदमा चलेगा, हिंदू पारसी मुकदमा लड़ेंगे आपस में लड़ेंगे तो भी मुकदमा कोर्ट में चलेगा। लेकिन हिंदू और मुस्लिम अगर आपस में लड़े और मुस्लिम ने कह दिया ये प्रॉपर्टी हमारे दादा ने वक्फ किया था, दान किया था, तो वो मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, वो मुकदमा ट्रिब्यूनल में जाएगा, और उस ट्रिब्यूनल में जाएगा, उस वक्फ बोर्ड में जाएगा
जिसके एम्प्लॉइज का वेतन भत्ता सब कुछ जो आएगा वो सैलरी पेंशन हिंदू देगा। इस भारत में 95% इनकम टैक्स हिंदू देते हैं। हिंदू का मतलब हिंदू जैन बौद्ध सिख। भारत में 95% जीएसटी हिंदू देते हैं। तो हिंदुओं के पैसे से एक वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल चलेगा जो किसके भले के लिए चलेगा? मुस्लिम्स के भले के लिए चलेगा। मैं इसलिए इसका विरोध करता हूं। भारत के संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 एंट्री नंबर 28, कोई भी इसको गूगल करके देख सकता है, वहां जो शब्द यूज हुआ है वहां पे चैरिटी, इंडाउमेंट और प्रॉपर्टी यूज हुआ है। वक्फ है ही नहीं, वक्फ है ही नहीं है। हम जिसको दान कहते हैं बस उसको अरबी में वक्फ कहते हैं और इसको इंग्लिश में चैरिटी कहते हैं। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में है तो इसमें चैरिटी शब्द यूज हुआ। इसका मतलब एक वन नेशन वन चैरिटी कोड होना चाहिए, या कहिए यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए। इसमें वर्ड आया इंडाउमेंट, यानी वन नेशन वन इंडाउमेंट कोड होना चाहिए। इसमें प्रॉपर्टी शब्द यूज हुआ तो वन नेशन वन प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। मजहब के आधार पे बोर्ड ये ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और खासतौर पे जब हमने प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, सेकुलरिज्म के बाद तो मजहब के आधार बोर्ड और ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरीके से संविधान का उल्लंघन है। हमने पुराने कानून को चैलेंज किया था, नया कानून पास हो जाएगा, देखते हैं उसको क्या करना है। लेकिन हमारा ये मानना है ये कानून बंद होना, खत्म होना चाहिए पूरी तरीके से। अभी जो आपने आंकड़ा दिया 9 लाख 10 लाख एकड़, 10 लाख एकड़, जिनमें से 50,000 एकड़ पहले था, बाकी का अब हुआ है 50 के बाद 75 साल में। हाँ, तो वैसे तो ये अल्पसंख्यक हैं, वैसे इनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है, वैसे ये बिल्कुल पॉवर्टी लाइन पर जी रहे हैं, वैसे इनको सब केंद्र सरकार के सहारे की जरूरत है, तो वक्फ कहां से कर रहे हैं ये लोग? यही तो बात है। भारत में कन्वर्ट कौन हुआ? जो तलवार के दम से डर गया या जजिया नहीं दे पाया। तो जो मुगल काल में जजिया नहीं दे पाया वो इतना प्रॉस्परस कैसे हो गया कि एकाएक जमीन दान करने लग गया, एकड़ का एकड़ एकड़ एकड़। अरे जिसके पास जमीन होगी खुद ही अपने पास रखेगा, अपने बच्चों के लिए रखेगा कि सीधे दान कर देगा। 1950 से पहले यानी पिछले 500 साल के मुगल काल, 200 साल का अंग्रेजी काल में, ब्रिटिश पीरियड में टोटल प्रॉपर्टी 50,000 एकड़ थी। अगर मुगल काल और ब्रिटिश काल में जो प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर हुई, अगर उसका कोई कागज नहीं दिखा पा रहा तो बात समझ में आती है। भाई ठीक है, गुलामी का टाइम था, नहीं था कागज, लोग अनपढ़ थे, अनाड़ी थे, गंवार थे। जब संविधान लागू हो गया उसके बाद जो 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ी है उसका तो कागज दिखाना चाहिए। उसका कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? लेकिन करें नहीं, कागज नहीं दिखाएंगे। हम बता रहे हैं बस हमारे पास ये 10 लाख एकड़ जमीन है, लेकिन हम कागज नहीं दिखाएंगे। ऐसे थोड़ी हो सकता है। और आज भी ये वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल चलेगा तो आज भी वो दिक्कत बनी रहेगी। हिंदू अपना कागज लेके घूमते रहेंगे और फिर भी उनको न्याय नहीं मिलेगा वक्फ ट्रिब्यूनल से। मैं दूसरी बात ये पूछ रहा हूं, मान लीजिए एक मस्जिद के ऊपर हिंदू कहे कि ये मस्जिद हमारी है, तो मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा। और वहीं मंदिर पे, राम मंदिर पे, अयोध्या पे, काशी पे, मथुरा पे, भद्रकाली पे, भोजशाला पे, अटाला पे हिंदू कह रहा है मेरा मंदिर है, तो मुकदमा कोर्ट में चलेगा। तो जैसे एक, या तो भैया जैसे वक्फ बोर्ड है ऐसे कि हिंदू दान बोर्ड ही होना चाहिए। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल है हिंदू दान ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए। क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन चैरिटी ट्रिब्यूनल, चैरिटी बोर्ड भी होना चाहिए। फिर या तो सारे मजहब के लिए अपना अपना होना बराबर। हाँ सही बात है, फिर तो सबको बराबरी से लेके चलो। ऐसे थोड़ी होगा कि मस्जिद का मुकदमा ट्रिब्यूनल में चलेगा, मजार का मुकदमा ट्रिब्यूनल में चलेगा, दरगाह का मुकदमा ट्रिब्यूनल में चलेगा, ठीक है, मदरसे का मुकदमा ट्रिब्यूनल में चलेगा, और हिंदू जहां कह रहे हैं ये हमारा है तो मुकदमा कोर्ट में चलेगा। मतलब बाकी सबके लिए कोर्ट और एक कम्युनिटी के लिए अलग से बोर्ड और ट्रिब्यूनल। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। मेरा इसको लेके विरोध है। संविधान जो सरकार जो बदलाव कर रही है मैं उसका इसलिए स्वागत करता हूं कि पहले से ये जो कानून है 20% बेटर हो गया। नहीं, लेकिन बदलाव करने की क्या जरूरत है? पहले तो मैं ये सवाल आपसे पूछूं, उससे पहले चाहूंगी बदलाव क्या क्या हो रहे हैं। 44 अमेंडमेंट्स हुए हैं ना? हाँ। तो आप अगर बता दें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। देखिए 44 अमेंडमेंट में ये हो गया कि पहली बात तो सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा ठीक हो गया। दूसरा ये हो गया कि अब सिया सुन्नी दोनों भी साथ में रह सकते हैं उनके बोर्ड में। अच्छा, पहले कौन कौन था? जो सुन्नी का है सुन्नी का रहेगा, अच्छा। सिया है सिया अभी दोनों रहेंगे? अभी दोनों ठीक है। महिलाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी, अब उसमें डाल दिया कि एक महिला भी रहेगी, तो चलिए एक महिला भी उसमें नौकरी, उसमें उसको भी पोस्टिंग हो जाएगी। तीसरा, अब जो जिसको प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर करेगी उसके लिए उसको कागज भी दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर अब किसी पे भी वो हरा बोर्ड नहीं लगेगा कि हमारी है, अब आज के बाद से, ये कानून बनने के बाद से। लेकिन जो इसके पहले 10 लाख एकड़ पे बोर्ड लग चुका है उसका मुकदमा तो पुराने कानून से चलता रहेगा। कहाँ चलेगा मुकदमा? वो ट्रिब्यूनल में चलेगा। तो वो तो फिर ये लोग कभी ले ही नहीं पाएंगे, सरकार कैसे ले पाएगी? मैं तो, मेरा ये कहना है कि जो वर्तमान कानून है
इस कानून का मुकदमा जो पिछले 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है वो पूरा का पूरा वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा, पुराने वाले कानून के आधार पे चलेगा, क्योंकि ये कानून रिट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हो रहा है। ये कानून आज से लागू होगा, जिस दिन ये बन जाएगा उस दिन से लागू होगा। ये 1947 से लागू नहीं होगा, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 से लागू है, बना 1991 में, लेकिन उसकी जो कट ऑफ डेट है 1947 की। या तो ये कानून आज बना के इसकी कट ऑफ डेट 1947 कर दी जाए, या 26 जनवरी 1950 कर दिया जाए, इसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं। तो मतलब जितनी हमारी प्रॉपर्टी, जो सरकार की प्रॉपर्टी है जो हड़पी गई है, वो अभी भी वैसी ही रहेगी? मेरा देखिए, हो सकता है कि अभी तो पूरा बिल अभी तो हाँ बहस चली रही है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि 10 लाख एकड़ जमीन में से 10 एकड़ जमीन भी वापस ले पाना मुश्किल है अभी तक, जितना अभी हमें समझ में आ रहा है। नया ड्राफ्ट आ जाए, नई चीजें आ जाए, हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए तो अलग बात है। चूंकि ये कानून रिट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हो रहा है, बैक डेट में लागू नहीं हो रहा है, ये कानून अब से लागू होगा, आगे से लागू होगा। जिस दिन इसकी अधिसूचना हो जाएगी उसके बाद से लागू होगा। हो सकता है अप्रैल से लागू हो कि मई से लागू हो, या 1 अप्रैल से लागू हो जाए, जो भी होगा 2025 लेकिन अब से पिछला कुछ नहीं ले पाएगी अब से पिछला सरकार के साथ साथ लोग परेशान है ना, आम जनता भी तो परेशान है। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, वहां लोग कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि अनलिमिटेड पावर, जिसको भी आप अनलिमिटेड पावर दे दोगी तो वो उसको मिसयूज करेगा। बिल्कुल। तो जो पुराना वाला कानून है, अच्छा दूसरा एक ये भी बात है, जैसे बहुत सारी जमीनें, जो नया वाला कानून आया है उसमें 3-4 चीजें जो मुझे समझ में आ रही है अभी तक। उस कानून में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि अब अगर मुस्लिम और गैर मुस्लिम का झगड़ा है तो उसके लिए आदमी कोर्ट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम और गैर, हमारा ये कहना, अगर मुस्लिम का आपस में झगड़ा है तो ठीक है, अब वक्फ ट्रिब्यूनल में ले जाएगा, सही बात। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड और नम्रता चौधरी का झगड़ा है तो नम्रता चौधरी वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों जाए? नम्रता चौधरी तो कोर्ट में जाएंगी। आपको क्यों जाना चाहिए? मुझे क्यों जाना चाहिए उस ट्रिब्यूनल के सामने? तो इस कानून में अभी तक कहीं स्पष्ट किया नहीं गया कि पिछले जो जमीन विवाद चल रहे हैं उसका क्या होगा। ठीक है। दूसरा, मुस्लिम और गैर मुस्लिम का विवाद होगा तो क्या होगा। सरकारी जमीनों के लिए आ गया कि भाई सरकारी जमीनों पे जो कब्जा होगा उसकी जांच होगी, लेकिन उसमें भी ये क्लैरिटी नहीं आई कि ये कब से होगा, पिछले से होगा, अब आगे से होगा। हिंदू बहुत सारी प्रॉपर्टीज को ट्रस्ट एक्ट में अपने रजिस्टर करते हैं, ठीक है, अपना घर मंदिर बनवाया, आसपास की जो जमीन थी उसकी दान करी, उसको ट्रस्ट में। तो अगर ट्रस्ट के ऊपर कोई वक्फ बोर्ड दावा ठोकेगा तो उसका मुकदमा कोर्ट में चलेगा कि ट्रिब्यूनल में चलेगा, इस पर क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे लोग सोसाइटी बना के अपनी जमीन को दान करते हैं, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो जमीन दान हुई है, अगर उस पर वक्फ बोर्ड दावा ठोकेगा और जो ठोक चुका है पहले, उसका क्या होगा? भाई वक्फ बोर्ड ने छोड़ा क्या है? नदियों किनारे अपना दावा ठोक रखा है, पहाड़ों पे अपना दावा ठोक रखा है, रेलवे स्टेशन के किनारे अपनी दावा ठोक रखा है। बाकी तो छोड़िए, जो 3 चीजें अन इस्लामिक होती हैं, जिसको इस्लाम में हराम है, मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान, उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी अपनी बना रहा है। पूरे के पूरे खाड़ी देशों में आपको एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, क्योंकि मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है। और ये वक्फ प्रॉपर्टी, ये वक्फ एक्ट उसको भी कह रहा है तो वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ इस्लामिक चीज है, तो इस्लामिक तो जो कोई चीज जो स्ट्रक्चर गैर इस्लामिक है, वक्फ कैसे हो गया? सबसे बड़ी बात, जिन मदरसों में भारत के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है, जिन मदरसों में सिखाया जाता है वंदे मातरम बोलना हराम है, भारत माता की जय बोलना हराम है, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलना ठीक है, लेकिन ईद पर लगे तो है नारे फिलिस्तीन के, लेकिन भारत माता की जय बोलना हराम है। होली मनाना हराम, दिवाली मनाना हराम, हिंदुओं से गले मिलना हराम, हिंदुओं से दोस्ती करना हराम, ये जो दुनिया भर चीज, वो नफरती मदरसे भी वक्फ के दायरे में आएंगे। तो हम तो कह रहे हैं अपनी कब्र खुद ही खुदवा रहे हैं। मुगलों ने 500 साल में 1000 मदरसे खोले थे। 1950 के बाद अभी पिछले 75 साल में 3 लाख मदरसे खुल गए, और ज्यादातर वो कह रहा है तो हमारी जमीन पे मदरसा खुला हुआ है। यानी अगर कोई मदरसा सरकार जाए भी गिराने या ढहाने तो वक्फ बोर्ड कहता नहीं जी आप कैसे करोगे, तो हमारी जमीन है। तो सरकार को खुद ही वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने जाना पड़ता है। मतलब किसी सरकारी विभाग का आदमी, मान लो जमीन पीडब्ल्यूडी की है, जल विभाग की जमीन है, वो सुनवाई भी ट्रिब्यूनल में होगी। मतलब वो रेलवे की जमीन है या किसी की जमीन, उसमें एक मदरसा खड़ा कर दिया और मदरसा खड़ा करके कह दिया ये जमीन वक्फ की है, तो बेचारा रेलवे का इंजीनियर या रेलवे का जो अधिकारी है वो जाएगा, वो कोर्ट नहीं जाएगा, उसको वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने जाना पड़ेगा। तो इसमें संशोधन हुआ है नए बिल में? नए वाले बिल में जो हुआ है वो कहा गया है कि अब मामला ये डीएम के सामने जाएगा, लेकिन पुराने वाले नहीं, आज के बाद जब ये लागू होगा तब।
अभी इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये फाइनल जब इस पे बहस आ जाए, फाइनल कानून बनने समझ में आया कि रिट्रोस्पेक्टिव हो रहा है या प्रोस्पेक्टिव हो रहा है। अच्छा, ये इसके लिए तो हमें थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा, लेकिन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्या फैसले को? हाँ, इस फैसले के बाद जो नया वाला कानून आ रहा है, इसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हो। अच्छा, हाई कोर्ट तक की अनुमति हाई कोर्ट है? जा सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप हाई कोर्ट में कौन सा फैसला एग्जामिन होता है? ट्रिब्यूनल वाला। और जब ट्रिब्यूनल से ही आपको न्याय नहीं मिलेगा, ट्रिब्यूनल की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपको मैं बताऊं, अभी नए वाले कानून में समस्या दूर नहीं हुई। हम लोग नोएडा में बैठे हुए, नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, आपके स्टूडियो पे पुराने कानून के अनुसार भी वक्फ बोर्ड दावा ठोक सकता था, नए कानून के अनुसार भी वक्फ बोर्ड दावा ठोक सकता है। हाँ, डीडी न्यूज के ऑफिस पर अगर वक्फ बोर्ड दावा ठोकेगा, चूंकि डीडी न्यूज की बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग है, तब तो वो जाएगा डीएम के पास। लेकिन चूंकि आपका स्टूडियो प्राइवेट जमीन पे है, तो आपका नए वाले कानून में भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिला है। तो आप वक्फ बोर्ड की नोटिस को नोएडा की कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकती हैं। वक्फ बोर्ड की नोटिस को चैलेंज करने आपको जाना पड़ेगा वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ ट्रिब्यूनल राज्य में एक ही है, वो राजधानी में है लखनऊ, तो यहां से आपको जाना पड़ेगा 600 किलोमीटर। मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, देवबंद से लखनऊ 700 किलोमीटर पड़ता है। तो यानी मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद के मान लीजिए किसी गौशाला पे वक्फ बोर्ड कह दे हमारी ज़मीन है, किसी के घर पे कह दे हमारी ज़मीन है, या ऊसर ज़मीन पे, बंजर ज़मीन पे, खेल के मैदान पे, गोचर ज़मीन पे, किसी ज़मीन पे वो कह दे हमारी ज़मीन है, तो आप उसको अपनी लोकल कोर्ट, मेरठ की कोर्ट, सहारनपुर की कोर्ट, या मुजफ्फरनगर की कोर्ट, या देवबंद की कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा लखनऊ 650-700 किलोमीटर दूर। और कहाँ जाना पड़ेगा? वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने। इसलिए मेरा मानना है कि ये कानून खत्म होना चाहिए, और अगर ये कानून चले भी तो जहां दो मुस्लिम्स का विवाद हो वहीं चलना चाहिए। मुस्लिम्स गैर मुस्लिम का विवाद कोर्ट के जरिए होना चाहिए। क्यों हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने जाना पड़े? जो ट्रिब्यूनल अपने आप में इस्लामिक तरीके से बना हुआ है, जो ट्रिब्यूनल अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वहां हिंदू क्यों जाएगा? अच्छा, कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये 44 अमेंडमेंट्स, जैसे अभी कुछ वक्त पहले की बात है, आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रही थी, आपने कहा था कि अगर एक टायर में 44 पंचर हो जाए तो उस टायर का हम क्या करेंगे? तो वही कुछ लोगों का कहना है कि इतने सारे अमेंडमेंट्स, इसको उलझाना, इस पे इतनी बहस, ये सब चीजें करने के बजाय जिस तरीके से इसको लाया गया था उस तरीके से मोदी सरकार इसे खत्म क्यों नहीं कर रही है? जरूरत तो हमें है नहीं, ये तो समझ में आ गया कि जरूरत तो है नहीं, तो फिर इसे खत्म क्यों नहीं किया? सरकार क्यों नहीं खत्म कर रही है ये तो सरकार के मंत्री बता सके। मैं तो बेसिक जो सवाल पूछ सकता हूं, और ये वीडियो अगर, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अपने अपने सांसदों के पास भेजिए, अपने अपने मंत्रियों के पास भेजिए, अपने जिन जजों को आप जानते हो जजों के पास भेजिए, क्योंकि मुकदमा मैटर तो कोर्ट में भी चल रहा है, संसद में भी चल रहा है। मुझे संविधान में कोई एक बार WAQF दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि भाई ठीक है, वक्फ बोर्ड वक्फ ठीक है। दूसरी, मजहब के आधार बने बोर्ड पे दूसरे मजहब के लोग क्यों जाएं? मजहब के आधार पे बने ट्रिब्यूनल में दूसरे लोग क्यों जाएं? क्यों भारत के बाकी लोग क्या थर्ड क्लास सिटीजन हैं, वो क्यों जाएं? जब सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया तो क्यों जाएं? और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये वक्फ जो होता है वो दान होता है, और दान अपनी जमीन किया जाता है। बिल्कुल, दूसरों की जमीन दान नहीं होती, और जो अपनी जमीन होती उसका कागज होता है। अगर मैं अपनी गाड़ी दान कर रहा हूं तो उसका मुझे RC मेरे पास होगा ना, उसका इंश्योरेंस, उसका परचेज सर्टिफिकेट डीलर से जहां खरीदा होगा मेरे पास होगा ना। आप मेरी गाड़ी थोड़ी ना दान कर देंगे किसी को। आपकी मैं स्कूटी, आपकी कार थोड़ी दान कर दूंगा। बात है। तो ऐसे ही वक्फ वाले जो कह रहे हैं कि मैंने वक्फ किया, ये इतना वक्फ आया ही आया, उनको कागज दिखाने में क्यों दिक्कत है? क्योंकि है नहीं ना कागज, और कागज नहीं है तो वो सरकार उसको एक्वायर करे जमीन। भाई, जिन वहशी दरिंदों ने यहाँ आके तलवार के दम पे कब्जा किया, गुरु गोविंद सिंह जी का सर तन से जुदा किया, गुरु तेग बहादुर जी का सर तन से जुदा किया, हमारे लाखों माताओं पिता पूर्वजों का जिन्होंने सर तन से जुदा किया, कड़ाहे में उनको भुना, उनको तेल में खौलते तेल में डाला, उनके मकबरे वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो जाएंगे? औरंगजेब का मकबरा वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगा? ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी जहां रह रहे थे वो प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? अरे वो तो वहशी दरिंदे थे, आए थे चले गए। जिन वहशी दरिंदों के कारण हमारी माताओं बहनों ने जौहर किया, हमारी माताएं बहनें कुएं में कूद गईं। हैदराबाद में बहुत हुआ है, जब राजाकार चल रहे थे बेचारे, सब हमारी माताएं बहनें कुएं में कूद गईं कि हमारे साथ बलात्कार करेंगे। जो वहशी दरिंदे आज के IS से भी ज्यादा खतरनाक थे, जो वहशी दरिंदे आज की डेट में जो आप IS जो कर रहा है ना यजीदियों के साथ, ये सब हमारे पूर्वजों के साथ हो चुका है।
ये सब हमारे पूर्वजों के साथ हुआ। जैसे आज की डेट में ISIS वाले क्या करते हैं, यजीदियों को पकड़ते हैं, मारते हैं, उनको मंडी लगाते हैं, लड़कियों की मंडी लगाते हैं, लड़कों को भूनते हैं, सब कुछ तो करते हैं। ये सब हमारे साथ 500 साल पहले हो चुका है। हमारे माताओं बहनों का सामूहिक बलात्कार हो चुका है, हमारे पूर्वजों का सामूहिक नरसंहार हो चुका है, उनको जलाया गया है, उनको गड्ढे में दबाया गया है। जो डर गए वो कन्वर्ट हो गए, जो नहीं डरे, जो नहीं कन्वर्ट हुए, उनको प्रताड़ित किया गया। छावा देख लीजिए, बाकी सब इतिहास में देख लीजिए। फिर उन वहशी दरिंदों की जमीन, उनका मकबरा, उनका चबूतरा, उनका फलाना, उनका ठिकाना, वो प्रॉपर्टी कैसे हो गई? अरे उनका तो नामो निशान मिटाना चाहिए, वो जमीन सीधे ले लेना चाहिए, वो प्रॉपर्टी कैसे हो गई? ये तो मैं पूछ रहा हूं, ये मैं जजों से भी पूछ रहा हूं, सभी नेताओं, अभिनेताओं, लेखों, बुद्धियों से पूछ रहा हूं, ये कि जिन वहशी दरिंदों ने इतना बड़ा अत्याचार किया हमारे पूर्वजों के साथ, उनकी प्रॉपर्टी वक्फ कैसे हो सकती? वो कोई जमीन लेके आए थे क्या? ये कोई उनकी पैतृक जमीन थी यहाँ की जमीन? क्या उन्होंने यहाँ कोई मेहनत से अपना काम किया था क्या? फिर नहीं। कल को फिर ISIS वाले भी कहेंगे हम भैया हम भी वक्फ कर रहे हैं, हम जितनी यजीदियों को मार रहे हैं, यजीदियों की जमीन कब्जा कर रहे हैं, ये सारी यजीदियों की जमीन वक्फ की हो गई। ऐसे होता है क्या? मेरा मानना ये बिल्कुल गलत है। वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म होना चाहिए, और जिन वहशी दरिंदों के नाम पे जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो सरकार को वापस लेना चाहिए। वहशी दरिंदों का नामो निशान मिटाना चाहिए। और 1950 के बाद जो कि ज़मीनें 9.5 लाख एकड़ हुई हैं, इसका सबका ऑडिट होना चाहिए। जो कागज़ दिखा पा रहा है वो तो ठीक है, जो कागज़ नहीं दिखा पा रहा है वो ज़मीन भी वापस होनी चाहिए। और कोई ये वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल तो होना ही नहीं चाहिए। अगर मजहब के आधार पर कुछ भी चला तो गलत है। ये मैं कह रहा हूँ, सरदार पटेल कह चुके हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कह चुके हैं, ये भारत का संविधान कहता है, और ये सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि मजहब के आधार पे चीज़ें बंद करो। 2005 में 3 जजों की बेंच ने बाल पाटिल केस में कहा था, माइनॉरिटी वाला इशू आया था, उन्होंने कहा था भैया माइनॉरिटी के आधार पर विभाजन हो चुका है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कंसेप्ट खत्म करो। जस्टिस धर्माधिकारी ने जजमेंट लिखा हुआ है, मैं उस जजमेंट को यूज कर रहा हूँ। 2007 में इलाहाबाद हाईकोर्ट कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी माइनॉरिटी नहीं, मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है। अरे माइनॉरिटी वो होता है जो 1%, 2%, 1 करोड़, ये तो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। जिसकी देश में संख्या 1000 हो, जिसकी देश में संख्या 5000 हो, पूरे देश में संख्या जिसकी 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। हिंदुओं से ज्यादा प्रिविलेज मिल रहा है मुसलमानों को, और ये अंडर प्रिविलेज है। खैर, ये जो नया बिल आया है, इसमें क्या कोई ऐसा अमेंडमेंट हुआ है कि वक्फ बोर्ड के खातों का भी ऑडिट होगा? क्योंकि होना तो चाहिए कि वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है। ऑडिट का सिस्टम रखा गया है, लेकिन ये ऑडिट फिर वही बात आई, रेट्रोस्पेक्टिव होगा या आज से लागू होगा। पहले जितने हो चुके हैं, ये कब तक क्लियर हो जाएगा कि ये लोग पहले से करेंगे? मेरे को बहस के बाद। हाँ, ये बहस के बाद जब फाइनल आएगा इस पे, जब इस पे वोटिंग होगी तब फाइनल पता चल जाएगा क्या होगा। अबू आजमी कह रहे हैं, मैं उनका बयान पढ़ रही थी कि सरकार जो भी बिल लेकर आई है मुसलमानों के खिलाफ है। अबू आजमी कह रहे हैं। अखिलेश यादव संसद के बाहर कह रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है। देखिए, जो लोग इस कानून का, वक्फ एक्ट का विरोध कर रहे हैं, या तो वोट के लिए कर रहे हैं या तो नोट के लिए कर रहे हैं, या तो अखिलेश यादव जैसे लोग कर रहे हैं कि उनको लगता है ऐसी बात करके रखो मुस्लिम हमारे पक्ष में रहेंगे, और या तो जो इस वक्फ की प्रॉपर्टी से नोट कमा रहे हैं, जो किराया देते हैं 100 रुपए और खुद उठा रखा है उन्होंने 10-10 लाख रुपए पे। यही दिल्ली में, मैं आपको एक बड़ा लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली में फतेहपुरी, चांदनी चौक के बगल में फतेहपुरी है। 1947 में जब विभाजन हुआ तो दिल्ली के बहुत सारे परिवार पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान से बहुत सारे परिवार दिल्ली आए। परवेज मुशर्रफ भी यहीं के रहने वाले थे, तो ये सब छोड़ के यहाँ से गए। तो जब वहाँ से जो परिवार आया, सिंधी आए खासतौर पर, उन सिंधियों को उस फतेहपुरी के आसपास बसा दिया गया जो यहाँ से मुस्लिम गए थे। उन्होंने बाद में क्या किया, वहाँ पे अपना दुकान बना लिया, खाली जगह थी, और उसके बाद ऊपर अपना मकान बना लिया, नीचे दुकान बना लिया, अपना काम धाम चल रहे थे। एकाएक वक्फ बोर्ड ने उस पर दावा ठोक दिया और उस पर पैसा वसूली कर रहे हैं। और पैसा वसूली कैसे कर रहे हैं? 10,000 रुपये तो नंबर 1 में लेते हैं चेक से, और 90,000 रुपये ऊपर से लेते हैं कैश। चूंकि चांदनी चौक है, वहां पे किराया इतना है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए पूरा किराया कैश में नहीं ले रहे, उसमें चेक से नहीं ले रहे। 10,000 कह रहे हैं भैया तुम 10,000 हम दिखाएंगे, 90,000 ऊपर से। तो ये खेल पूरे देश में चल रहा है। वक्फ की जो ज़मीनें हैं उस पर बहुत सारे नेताओं ने पेट्रोल पंप खोल लिया है, बहुत सारे नेताओं ने अपने अपने फार्म हाउस बना लिए हैं, बहुत सारे नेताओं ने होटल बना लिए हैं, बहुत सारे नेताओं के ढाबे चल रहे हैं,
बहुत सा मतलब सड़क पे जितनी ज़मीनें वक्फ की हैं उन सब पे कहीं न कहीं नेताओं ने अपनी नज़र गड़ा के अपना काम कर लिया। लोकल विधायक ने कब्जा कर लिया, लोकल सांसद ने कब्जा कर लिया है। अच्छा, उसमें केवल मुस्लिम से कब्जा नहीं किया हुआ है, वह सच्चाई है कि गैर मुस्लिम ने भी कब्जा किया। जितने लोग विरोध कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के, ये सब लाभार्थी हैं वक्फ के। इनको लग रहा है कि अब ऑडिट होगी, जांच होगी। अच्छा, पहले क्या उनका बोर्ड में उन्हीं का सब मामला चल रहा था, अभी ये हुआ कि नहीं बोर्ड में एक जज भी आएगा, एक बोर्ड में जो है महिला भी आएगी। क्या पता उसमें कोई ईमानदार आ जाए, आवाज उठा दे, ऑडिट करवा दे। तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। बाकी इस जो कानून आ रहा है इससे केवल और केवल मुस्लिम्स को फायदा है, हिंदुओं को इसमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा, फायदे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को लग रहा है कि उनका इससे नुकसान है। अगर मैं आम मुसलमान के पर्सपेक्टिव से पूछूं, वो आम मुसलमान जो रोज अपना जाता है, कमाता है, घर आ जाता है वापस, उसको इससे इफ एंड बट, प्रो एंड कॉस कुछ भी कहीं से कहीं तक उसका कोई लेना देना है? अरे उसकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। इस कानून के आने के बाद वो जो गरीब मुसलमान है, जो रेडी पटरी पे काम करता है, जो पंचर बनाता है, जो रिपेयरिंग का काम करता है, एसी रिपेयरिंग का काम करता है, फल बेचता है, सब्जी बेचता है, उसकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। कैसे? बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जब पैसा वहां पूरा आएगा तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1 लाख रुपए एक दुकान से आ रहा है, लेकिन कागज पे दिख रहा है 10,000, 90,000 वक्फ बोर्ड के अधिकारी के यहाँ जा रहा है। हाँ। अब क्या होगा कि 1 लाख पूरा आएगा, 1 लाख पूरा आएगा तो उसको खर्च भी तो करना पड़ेगा। खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर तो बैंक में पूरा आप इससे बढ़ता चला जाएगा। अब खर्च करेंगे तो किसको खर्च करेंगे? तो उसके लिए भी बाकायदा नियम कानून है। खर्च किस पे करना? गरीबों पे करना है। तो गरीब कौन है? वो बेचारा जो सड़क पर रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, नाई का काम कर रहा है, धोबी का काम कर रहा है, कपड़ा प्रेस कर रहा है, या जो कसाई का काम कर रहा है, उसको फायदा होगा ना। इस नए वाले कानून से आप ये कह सकते हैं कि जो गरीब मुस्लिम है उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हाँ, ये जो ऊपर दबा दबा के बैठे हुए हैं उनको नुकसान होगा, और इसीलिए बौखलाहट है। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि आज़ादी के टाइम पे जिस तरीके से बंटवारा हुआ तो जो ज़मीनें रह गई, जिनमें आपने जिक्र किया शत्रु संपत्ति का, तो शत्रु संपत्ति पर तो सरकार का हक होता है। शत्रु संपत्ति पे सरकार का हक है, लेकिन बहुत सारी जगह पे तो सरकार कब्जा नहीं ले पाई। जैसे आजम खान ने पूरी शत्रु संपत्ति पे अपनी यूनिवर्सिटी बना दिया था। बहुत सारे लोग शत्रु संपत्ति भी कब्जा करके बैठे। तो शत्रु संपत्ति को जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी किया है उसको सरकार अपने अंडर नहीं ले सकती है शत्रु संपत्ति का हवाला देकर? शत्रु संपत्ति का हवाला दे के ले सकती है, लेकिन अभी क्या है कि चूंकि मामला इतना वो चल रहा है ना, मतलब सारा मिक्स है, ऑडिट हुई नहीं कभी ना। सच्चाई ये है, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया ना, तो आज तक जिलों में जिलेवार कभी शत्रु संपत्ति की ऑडिट हुई न, जिलेवार कभी वक्फ प्रॉपर्टी की ऑडिट हुई है। ये 10 लाख एकड़ जो आया है वो मोटा मोटा कैसे करके, और ये तो बहुत साल पहले का आंकड़ा है, अभी तो बहुत बढ़ गया होगा। अभी बढ़ गया। तो ये मोटा मोटा एक आंकड़ा है। इसका तरीका ये है कि अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए ना, सरकार को एक कानून और लाना चाहिए प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसने किसने कहाँ कब्जा कर रखा है वो भी पकड़ में आ जाएगा। जिसने बेनामी लेन देन कर रखा है वो भी पकड़ में आ जाएगा। किसने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए पूरी जमीन अपनी मौसी को, चाची को, फूफा, मामा जिनको बांट रखा है वो भी पकड़ में आ जाएगा। मेरा मानना है प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है वक्फ को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर हमारी चर्चा इतनी इनफ होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो इस पर बहस जारी है। अभी क्या अपडेट आएगा उसके बाद फिर से अश्वनी जी को बुलाकर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, चूंकि बहस हो रही है तो एक अपडेट आई है कि गौरव गोगोई ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदना झूठी है सरकार की, ईद पर नमाज तक नहीं पढ़ने दी। अब मैं ईद पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी। बिहार के दरभंगा में कलश यात्रा निकल रही थी हिंदुओं की 30 तारीख में, यानी ईद से एक दिन पहले। तो कुछ मुर्गी आ गए बीच में, उनको भगा दिया, तो ऊपर से पत्थरबाजी हुई। एक वीडियो तो मैंने वो देखा। दूसरा मैंने देखा कि सहारनपुर में जय फिलिस्तीन के नारे लगे। मैंने मेरठ में देखा गोलियां चली। सहारनपुर का मैंने आपको बता दिया, मुरादाबाद में भी इसी तरीके की झड़प हुई, हरियाणा के नूह में भी यही सब हुआ। तो ईद पर कौन सी, सिर्फ यही तो कहा गया था कि आप ईदगाह में नमाज पढ़िए, सड़क पर उतरकर मत पढ़िए, वो भी यूपी की अगर मैं बात करूं। तो कौन सी संवेदनाएं झूठी है? क्या मुद्दे अब ये उठ रहे हैं वक्फ बिल के बीच में? नहीं, ये तो डाइवर्ट करने वाला मामला है। ये मुस्लिम कहने में इनको शर्म आती है, इसलिए उसको माइनॉरिटी कह देते हैं। पर माइनॉरिटी में बाकी सबको थोड़ी लाते हैं ना। सवाल ये है कि ये जो वक्फ कानून है क्या सारी माइनॉरिटीज के लिए है? क्या नहीं? क्या ये जो वक्फ कानून है इससे क्रिश्चियन को कोई फायदा है क्या?
हम कहते हैं चलो हिंदुओं को छोड़ दो, बाकियों को देखो, बाकी तो माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी है, बौद्ध माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, पारसी माइनॉरिटी है, उसको कोई फ़ायदा है क्या? नहीं। सच्चाई तो है आज तक माइनॉरिटी कभी डिफाइन ही नहीं हुआ है, अलग विषय है। ये जो आपने कहा कि लगातार इस पे होते हैं, हमले होते हैं, उसके पीछे भी एक दो घटिया कानून है। कांग्रेस ने कानून बनाया, पहले अंग्रेजों ने बनाया था, कांग्रेस ने उसको कॉपी पेस्ट करके, उसका नाम है आर्म्स एक्ट। और उस आर्म्स एक्ट को बना के पहले अंग्रेजों ने भारत के समाज को निहत्था बनाया, बाद में कांग्रेस ने निहत्था बना दिया, और आर्म्स एक्ट आज भी चल रहा है। नतीजा ये है कि राम की शोभा यात्रा निकल रही, हाथ में कुछ शस्त्री नहीं है। दुर्गा शोभा नवरात्रि में शोभा यात्रा निकल रही है, रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही है, हाथ में कोई शस्त्री नहीं है। शिवरात्रि में शोभा यात्रा निकल रही है, हाथ में त्रिशूल नहीं है। नवरात्रि में शोभा यात्रा निकल रही है, हाथ में तलवार नहीं है। हनुमान जी की जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही है, हाथ में गदा नहीं है। ये जो कानून बना के हिंदू, और हिंदू समाज बहुत लॉ अबाइडिंग होता है, पुलिस एक बार कह दे भाई इधर नहीं जाना, नहीं जाएगा। ऊपर मतलब हिंदू समाज अपना त्योहार मनाने के लिए भी परमिशन लेता है, बाकी लोग परमिशन नहीं लेते। योगी जी ने सही कहा था, ये आपको डिसिप्लिन देखना पड़ेगा अनुशासन की। 66 करोड़ लोग आए, और उस छोटे से एरिया में, वो मुश्किल से कितना 15 किलोमीटर के एरिया में 66 करोड़ लोग, यानी एक अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है। 2 अमेरिका के बराबर लोग कुंभ में आए थे। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी 33 ऑस्ट्रेलिया के बराबर लोग भारत कुंभ में आए थे। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, तो आप जो 15 चौका 60, मतलब 16 कनाडा के बराबर लोग आके तमिलनाडु में आके कुंभ में आके प्रयागराज में आके नहा चले गए। लेकिन कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई आगजनी नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, किसी लड़की से कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई मतलब गलत व्यवहार नहीं। सब शुद्ध मन से आए और शुद्ध मन से अपना स्नान किया, अपना भगवान का दया, चले गए। ये जो हर त्योहार पे, चाहे वो ईद हो या कुछ भी, जो बार बार पत्थरबाजी हो रही, इसको हमें जड़ में जाना पड़ेगा और जड़ को समझना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। भगवान जी ने आज तक कैसे ऐसा कोई तालाब दिखा नहीं जिसमें एक मछली आई हो और पूरे तालाब को गंदा कर गई हो। लेकिन एक किताब बहुत कुछ कर सकती है। उस पर चर्चा की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि क्या कारण है कि भारत में हिंदुओं पे पत्थरबाजी हो रही है, पाकिस्तान में तो सियाओं पे पत्थरबाजी हो रही है, अहमदिया पे पत्थरबाजी हो रही है, बलूचों पे पत्थरबाजी हो रही है, फ्रांस में क्रिश्चियन के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, पूरे यूरोप में पत्थरबाजी हो रही है, पूरे ब्रिटेन में पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। कारण क्या है? जब तक इसकी जड़ में नहीं जाएंगे तब तक बात वही रहेगी। मेरा मानना है कि एक मछली तालाब को गंदा कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन एक कोई किताब ऐसी हो जो कुछ भी कर सकती है। इसको हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि भारत में जिनके पूर्वज हिंदू थे 500 साल पहले, आज वो अपने ही भाइयों को, भाई पूर्वज हिंदू थे तो यानी हम सब भाई भाई तो हुए, सब भाई भाई हो गए। इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्यों पत्थरबाजी करते हैं? क्या कारण है कि जहाँ 100 घर हिंदू रहता है वहाँ एक मुस्लिम परिवार अमन चैन से रह लेता है, उसकी बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, वो अपने तरीके से अपना शादी विवाह करता है, अपने तरीके से अपना ईद मनाता है, अपने तरीके से अपना मुहर्रम मनाता, सब मनाता है। 99 घर हिंदू हो और एक घर मुस्लिम हो, एक घर मुस्लिम आराम से पूरी आज़ादी के साथ रहता है, निडर होकर रहता है। वहीं दूसरी तरफ 50-50 जहाँ हो जाए मामला, अगर 50 घर मुस्लिम और 50 घर हिंदू हो गए, उसके बाद पलायन शुरू हो जाता है, लफ्ज़ शुरू हो जाता है, हिंदुओं के घर के सामने मांस के टुकड़े फेंकने शुरू हो जाते हैं, हिंदुओं की मंदिर में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, मूर्तियां तोड़ने का काम शुरू हो जाता है। ये कौन सी सोच है? आज तक इतने वीडियो आते हैं, मैंने कहीं नहीं देखा कि जो खाना बनाने वाला को जो हिंदू है वो किसी रोटी पे थूका हो। बिल्कुल भाई, खाना बनाने काम हिंदू भी तो करते हैं। बिल्कुल। ये पता नहीं जब वो वीडियो वायरल होता है और जब उसकी जांच होती है तो वो मुस्लिम नाम ही क्यों निकलता है? आज तक कोई भी एक आध वीडियो आया जिसमें वो दाल में लैट्रिन कर रहा है, कौन था नाम पता चला, समझ कौन नाम से आ गया। एक आया वीडियो जिसमें वो गुलाब जामुन रखी उसमें पेशाब कर रहा है। तो ऐसी सोच क्यों आ रही है? हमें इसको समझना पड़ेगा। इसमें कानून के साथ साथ शिक्षा को हमें बदलना पड़ेगा, और शिक्षा यही तरीका है जिसको मैं बार बार कहता हूँ, भारत में कम से कम 16 साल तक 10वीं तक समान शिक्षा होनी चाहिए।
वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम। नहीं तो ये नफरती स्कूल जिनकी संख्या अब 3 लाख हो चुकी है, मुगलों के समय में 1000 थे, आज़ादी के बाद अब तक 75 साल में 3 लाख हो गए। ये नफरती स्कूल बर्बाद कर देंगे भारत। ठीक है, जाते जाते बस एक सवाल और। उत्तराखंड में 4 जिलों में 17 जगहों के नाम एक रात में बदल दिए गए। मतलब जो चीजें बाकी राज्यों में सिर्फ चर्चा का विषय रह गई, धामी सरकार ने वो काम कर दिखाया। उसे आप कैसे देखते हैं? बल्कि मैं तो अभी पढ़ रही थी और भी जगहों से ज्ञापन पहुंच गया सरकार के पास, जी यहाँ का भी नाम चेंज कर दीजिए, यहाँ का भी नाम चेंज कर दीजिए। मैं धामी जी को धन्यवाद देता हूँ, धामी जी को बधाई देता हूँ। और इसके लिए मैंने PIL फाइल किया था 4-5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में एक नेमिंग कमीशन होना चाहिए, नामकरण आयोग होना चाहिए, और एक ही झटके में पूरे देश से वहसी दरिंदों के नाम पे जितनी सड़क मोहल्ले गलियां सब बदल देना चाहिए। न किसी विदेशी आक्रांता के नाम पे कोई गांव मोहल्ला शहर कस्बा होनी चाहिए, न किसी विदेशी भाषा में कोई भी गांव शहर मोहल्ला होनी चाहिए। कहने का मतलब जो भी नाम हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे कस्बा हो, चाहे बिल्डिंग हो, सड़क हो, रोड हो, जो भी हो, उसका नाम भारतीयों के नाम पे होना चाहिए और भारतीय भाषा में होनी चाहिए, विदेशी भाषा में नहीं। 2 चीज़ें हैं, विदेशी आक्रांता और विदेशी भाषा, दोनों में ही नहीं होना चाहिए। मैं धामी जी को धन्यवाद देता हूं और मैं बाकी सभी राज्यों से भी आग्रह करता हूं, एक झटके में करिए, टुकड़े टुकड़े मत करिए। क्योंकि जितना विवाद एक गांव का नाम बदलने से होता है, उतना विवाद 10 गांव के नाम बदलने से होता है। बहुत सही बात कही आपने। ठीक है, उतना ही विवाद 100 गांव का नाम बदलने से होता है। तो बेटर कानून ले आइए, एक कानून ले आइए, बस उसमें ये सीधे सीधे कह दीजिए कि आज के बाद से हमारे राज्य में न किसी विदेशी आक्रांता के नाम पे कोई गांव गली मोहल्ला सड़क होगा, न विदेशी भाषा में होगा। सारे कलेक्टर को आदेश दीजिए, फटाफट सर्वे करा लीजिए, देख लीजिए भाई कितनी विदेशी भाषाओं में, कितने विदेशी आक्रांताओं का नाम। एक झटके में धामी जी ने 18 किया, तो 17 किया, तो 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। एक झटके में कर देना चाहिए। चलिए ठीक है। तो वक्फ बिल, ईद और जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई और इसके अलावा धामी सरकार की तरफ से जो ये फैसला आया, इन 4-5 टॉपिक पर हमने चर्चा की। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो तो आप तक पहुंचाएंगे ही। बाकी शुक्रिया सर, ये तमाम जानकारी ये डिटेल में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को किस तरह से देखते हैं, आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।